हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट, जेई सीरीज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो क्या था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसके हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के पार्ट को कंप्लीट किया है। अब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट के कंसेप्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक जो होने वाला है वो क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? देखो, जैसे हम फ्रिक्शन पढ़े थे कि दो सॉलिड सरफेसेस के बीच का एक प्रॉपर्टी है जो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, उसी के इक्विवेलेंट हम समझेंगे विस्कोसिटी को। ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन के लिए हमने क्या कहा था? दो सॉलिड सरफेस। लिक्विड के केस में क्या होता है? जब भी लिक्विड, अभी हमने कौन सा पार्ट स्टार्ट किया है? हमने स्टार्ट किया हाइड्रोडायनेमिक्स का। मतलब अब हम पढ़ेंगे जो लिक्विड इन मोशन है उसके बारे में। ठीक है, तो जब भी लिक्विड मूव करती है, कोई भी फ्लूइड मूव कर रही होती है, तो कैसे मूव करती है? वो ना लेयर्स में मूव करती है। ठीक है, जब भी मोशन हो रहा है लिक्विड का, वो क्या होता है? लेयर्स में मोशन होता है। ठीक है, ऊपर की लेयर की अलग वेलोसिटी हो रही होती है, नीचे की अलग होती है, इसके नीचे की अलग वेलोसिटी हो रही होती है। तो जब दो अलग अलग चीजों की वेलोसिटी अलग है, राइट, सो दो अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी भी डिफरेंट है, तो इनके बीच में क्या होता है? एक रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसके बीच में क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब देखो, दो लेयर्स जब कांटेक्ट में है, सपोज करते ये लेयर और ये लेयर कांटेक्ट में है, तो दो लेयर कांटेक्ट में है, ये मूव करी विद v1 वेलोसिटी, ये मूव करी विद v2 वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली ये v1 वेलोसिटी वाली क्या चाहेगी कि इस अपने नीचे वाले लेयर को भी अपने साथ वो पुश करके लेके जाना चाहेगी, बिकॉज इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही? अब इस वजह से क्या होता है? एक विस्कस ड्रैग पैदा होता है, एक विस्कस ड्रैग जनरेट होता है, जो कि इसके रिलेटिव मोशन को रोक रहा होता है। तो अगर लेयर 1 की वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी विस्कस ड्रैग जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ the relative motion of between two different layers is opposed। देखिए, दो डिफरेंट लेयर के बीच का रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी, और इट इज ऑल्सो नोन एज विस्कस ड्रैग। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो है ऐसे समझ सकते हैं। एक आप प्लेट ले लो, ग्लास ले लो। ठीक है, ये मैंने लिया क्या? ग्लास की जो थिन प्लेट होती है, राइट, और एक और उसके ऊपर थिन ग्लास की प्लेट ले लो। अब उसके बीच में थोड़ी सी लिक्विड आप रखो। अब अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो क्या होगी? यहां पे मैं देख सकता हूं एक इस तरह का स्ट्रेन में, जैसे हम पढ़े थे, राइट, जैसे अब स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े थे ना, तो हम क्या समझे थे कि कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिस लेयर पे, जिस प्लेट पे मैं फोर्स लगाया हूं, उसके जस्ट कांटेक्ट में जो वाटर की या फिर जो लिक्विड की लेयर है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, राइट, और उसके नीचे के जितने लेयर्स हैं उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जा रही है। मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, नीचे के लेयर्स की वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो विस्कस ड्रैग फोर्स है, जो विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो ना एरिया के प्रोपोर्शनल है। एरिया कौन सा? कि कितना एरिया ऑफ लिक्विड उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, और किसके प्रोपोर्शनल है? ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv dy। अब ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी है कि जो वेलोसिटी लेयर्स के साथ साथ, जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, अगर मैं लेयर्स की बात करूं, ये लिक्विड लेयर्स में है, तो हर लेयर्स की वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे से ऊपर की मैं बात करूं, नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे जा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज होते जा रही है, क्योंकि सबसे ऊपर जो कांटेक्ट में है, जिस पे फोर्स लगाया गया है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद कम है। ठीक है, तो अगर ये y डायरेक्शन है,
ये x डायरेक्शन है। तो अगर मैं 0 से y की तरफ जाऊं तो वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है। देखो नीचे से ऊपर की और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और dv dy यही वेलोसिटी के चेंज को बताती है। ठीक है, वेलोसिटी के चेंज को बताती है। ओके, तो फोर्स, जो विस्कस फोर्स है उसे हम लिख सकते हैं कैसे, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू dv dy, और प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू ईटा dv, सॉरी ईटा a dv dy। ये क्या आ गया, विस्कस फोर्स। और एक हम लेते हैं माइनस साइन। ये माइनस साइन क्यों लिया, ये माइनस साइन इसीलिए लिया कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो क्या है, एक नेगेटिव विस्कस ड्रैग जो है वो क्या है, इस फोर्स के ऑपोजिट है। ठीक है, इस फोर्स को हम मान लेते हैं, सपोज दोनों एफ एफ हो गया ना, इक्वल हो गया, तो एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ जो है वो एफ डैश के जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए हमने एक माइनस साइन लिया है। ये क्या दर्शाती है कि जो ये नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, समझ में आ रही है बात। अब ये क्या है, ईटा, ईटा को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिससे कि हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को हम कैसे लिख सकते हैं, ईटा इक्वल्स टू माइनस एफ बाय ए डीवी डी वाई। ठीक है, माइनस एफ बाई ए डीवी डी वाई। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। डीवी डी वाई ग्रेडियंट की यूनिट क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड है। सॉरी, ग्रेडियंट की यूनिट होती है पर सेकेंड। कभी भी ग्रेडियंट में आपको कोई टर्म मिले तो उसको समझना उसकी यूनिट क्या है, पर सेकेंड में है। ओके, चलो ठीक है, इसकी एसआई यूनिट इतनी होती है। अच्छा, ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, ये किसके, ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे किसी भी फ्लूइड की, तो इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटते जाएगी। जैसे कि अगर वाटर की बात करें तो वाटर की अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो एट 10 डिग्री सेल्सियस वाटर की जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये वाली यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी है, वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट है पॉइज़लीज फॉर्मूला और पॉइज़लीज इक्वेशन। तो इसको समझने से पहले हमें इतना समझना पड़ेगा कि अगर एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है या फिर एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर में लिक्विड फ्लो हो रही है स्टेडीली, तो उसकी फ्लो कैसे होगी, वो फ्लो करेंगी लेयर्स में, वो तो पता है। अब ये लेयर्स कैसे होगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मतलब जो बाहर का लेयर है वो एक एक्सटर्नल, ये अगर एक सिलिंड्रिकल है तो उसकी जो लेयर्स होगी ना, वो भी सिलिंड्रिकल ट्यूब जैसी हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर इस इमेज में आपको क्लियर करवा पा रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि अगर सपोज करती ये बाहर वाली सिलेंडर है और ये उसके अंदर में जो लिक्विड की लेयर्स है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर्स है। ठीक है, सारे लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी है। तो एक्सपेरिमेंट से पॉइज़ली ने ये देखा कि जो अंदर वाले लेयर्स है ना, इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है। जितने जितने वो एक्सिस के, ये सेंट्रल एक्सिस है राइट, जितने जितने वो एक्सिस के पास हो रही है उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है, और जैसे जैसे वो एक्सिस से दूर होके वॉल के पास आते जा रही है, उस लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो कम होते जा रही है। क्या हो रही है, उस लेयर्स की वेलोसिटी जो है वो कम होते जा रही है। अब ये देखा गया कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, राइट, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग पर सेकेंड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हम लिखते हैं, पर सेकेंड, और पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम अगर मैं कंसीडर करूं, पर यूनिट टाइम, इसे हमने क्या माना है, एक क्वांटिटी Q।
ये किसके प्रोपोर्शनल हो रही है? ये प्रोपोर्शनल हो रही है जो एक्सटर्नल प्रेशर है जिसके वजह से ये फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। अच्छा, ये क्या है एक्चुअल में? अगर Q देखा जाए तो Q है क्या? Q है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि dV dt। ठीक है, V क्या है यहां पे? V है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है? एक्सटर्नल प्रेशर के। और क्या हो रहा है? ये Q जो है ये प्रोपोर्शनल हो रही है R⁴ के। अब ये R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब, जो भी पुट। ठीक है, और किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। तो Q को हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू PR⁴ ईटा L। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लिखेंगे, दैट इज π/8। ठीक है, PR⁴ ईटा L। ये क्या आया हमारा? पॉइज़ोलीज इक्वेशन। पॉइज़ोलीज इक्वेशन समझ में आ गई बात? किसके किसके? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R⁴ मतलब R क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब, इसके 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा, ये लेंथ है, ये है रेडियस, मान लेते हैं इसको। ओके, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो पॉइज़ोलिस फॉर्मूला हमने देखा है। अब ये पॉइज़ोलिस फॉर्मूला ट्रू तभी होती है जब ये एक स्टेडी फ्लो हो रहा हो, मतलब जो लिक्विड है उसकी स्टेडी फ्लो हो रही हो, और साथ ही साथ ये एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी में मूव कर रही हो, तब जाके ये ट्रू होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज, जैसे कि Q है π/8 PR⁴ ईटा L। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सजा के लिखता हूं कि P/R। अब ये R क्या है? ठीक है, R क्या है? वेयर R इज 8 ईटा L बाय πR⁴। ये है R। इसे हम कहते हैं क्या? लिक्विड रेजिस्टेंस। लिक्विड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब लिक्विड रेजिस्टेंस इसे कहा जाता है। अब देखो लिक्विड रेजिस्टेंस कैसे डिफर करती है इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। देखो इस पे बेस ना मेंस में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे मैं मिटा के लिख रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम, ये क्या है? dV dt। ठीक है, अब देखो लिक्विड रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास दो ऐसे हॉरिजॉन्टल पाइप्स है तो उसको मैं कैसे लगा सकता हूं? या तो हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे सीरीज में लगा सकता हूं या फिर पैरेलल में लगा सकता हूं। तो अगर मैं सीरीज में दो हॉरिजॉन्टल पाइप्स को लगाया कुछ इस तरह से, तो मेरा जो लिक्विड रेजिस्टेंस होगा या फिर इफेक्टिव लिक्विड रेजिस्टेंस होगा, दैट इज R इफेक्टिव, वो कैसे लिख सकते हैं हम? R1, अगर ये पाइप 1 है ये पाइप 2 है, R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर मेरा कनेक्शन ऐसा है कि दो पाइप्स मैंने पैरेलली लगाए हैं, ठीक है, और फ्लो ऑफ लिक्विड इस तरह से है, तो मेरा जो लिक्विड रेजिस्टेंस होगा और इफेक्टिव लिक्विड रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस केस में हम ऐसे हम इस तक पहुंच सकते, ये क्या है? पॉइज़ोली इक्वेशन तक पहुंच सकते अगर दो पाइप्स दिए रहे या फिर दो हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब दिया रहा है तो भी। ये कुछ कुछ सिमिलर किसके जैसा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो पढ़ते हैं कि दो रेजिस्टर को अगर मैंने पैरेलली लगाया या फिर दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया तो क्या होगी। ठीक है, तो उसी के सिमिलर टाइप ही दो पाइप्स को अगर मैं पैरेलली लगाता हूं और सीरीज में लगाता हूं, वही है लिक्विड रेजिस्टेंस से
लिक्विड इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने। स्टोक्स लॉ क्या है? देखो कभी भी अगर एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी मास सपोज कर लेते हैं m है, या फिर जिसकी रेडियस हम सपोज कर लेते हैं r है, ठीक है, उसे किसी स्टेडी यानी कि जो लिक्विड ऐसी हो जो रेस्ट पे हो उसके अंदर में अगर ड्रॉप करो, फॉर एन एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक ट्यूब में लिक्विड रख रखा है और एक छोटे से बॉल बेयरिंग की जो बॉल होती है उसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ड्रॉप किया जाता है तो ये क्या होती है, नीचे की ओर आती है, राइट, नीचे की ओर आ रही है विद सम वेलोसिटी। बट इसमें क्या देखा गया कि एक ऊपर की ओर ये फोर्स भी फील कर रही होती है, ठीक है, क्या फील करती है, फोर्स भी फील कर रही होती है, और नीचे में इसका क्या लग रहा होता है, वेट, और ऊपर एक क्या लग रहा होता है, फोर्स, ठीक है। जब भी ये इस तरह से मूव कर रही होती है, नीचे की ओर आ रही होती है, तो ये नोटिस किया गया कि जो इसके कांटेक्ट में जो लेयर्स है लिक्विड की, वो भी इसके साथ साथ ड्रैग हो रही है, मतलब इस लिक्विड के लेयर्स में भी मोशन आ रहा है। बट ये ड्रैग किस में हो रही है, जो एकदम इसके कांटेक्ट में है उसमें हो रही है, जो एकदम इससे दूर पे है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो जैसे कि स्टेडी है तो वो स्टेडी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो कांटेक्ट में जो लेयर्स है वो मूव होते हुए आ रही है, ठीक है। तो यही जो फोर्स है, जो इस एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है जो इस बॉल को फील हो रही है, फिर कोई छोटी सी स्फेरिकल बॉडी को फील हो रही है, वो फोर्स क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। और ये फोर्स कैसे कैसे बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे इस बॉल की वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ये बैकवर्ड ड्रैग फोर्स भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यही है स्टोक्स लॉ और स्टोक्स इक्वेशन हम कह सकते हैं, जहां पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो सबको पता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी। समझ में आ गई बात क्या होती है कोफिशिएंट, स्टोक्स लॉ। अब बारी आती है टर्मिनल वेलोसिटी की। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि एक ऑब्जेक्ट अटेन कर सकती है जब वो फ्रीली मूव कर रही है किसी एक विस्कस मीडियम में, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विस्कस मीडियम है इस ट्यूब में, अब मैं एक छोटे से एक ऑब्जेक्ट को, एक छोटे से स्फेरिकल बॉल को मैं इस विस्कस मीडियम में ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही ड्रॉप किया तो वो क्या हुआ, वो मूव करने लगी नीचे। अब जो इसकी फाइनल में जाके जो कुछ टाइम बाद जो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और उसे ही हम कहेंगे क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो इसमें क्या क्या चीजें, 3 फोर्सेस काम कर रही होती है। कौन कौन से 3 फोर्स, एक है जो इसके मोशन को अपोज करने वाला, दैट इज द विस्कस ड्रैग Fv, और एक क्या है जो है बायएंड फोर्स, और जिसे अपथ्रस्ट भी हम कहते हैं, और तीसरा क्या है जो इसकी वेट है वो नीचे की ओर काम कर रही है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, नीचे की ओर, फ्री फॉल है तो वेलोसिटी नीचे की ओर है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा होता है, इनिशियली क्या है, जो विस्कस ड्रैग है वो 0 है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो वेट है वो ग्रेटर देन द विस्कस ड्रैग है। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, नीचे की ओर जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम जानते हैं वो नीचे की ओर जाएगी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होते जा रही है वैसे वैसे विस्कस ड्रैग भी, विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये नेट फोर्स जाके 0 हो जाती है। तो जब नेट फोर्स 0 हो रही है दैट टाइम W इक्वल्स टू हो जा रही है क्या, Fv प्लस Ft, that is thrust बायएंड फोर्स प्लस द विस्कस ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगी, इसके बाद भी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी नीचे की ओर, ऑब्जेक्ट मूव करेगी बट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। देख रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है, मतलब भले ही नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, नेट एक्सीलरेशन 0 होना। तो एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट रुक जाएगी, एक्सीलरेशन 0 का मतलब ये होता है या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकती है, ये भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट रुक गई, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि कांस्टेंट नेट फोर्स 0 हो रहा है बट ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रही है नीचे की ओर,
ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर नेट फोर्स 0 हुआ तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, तो उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे लिखते हैं 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ठीक है, और ये कंडीशन कब आता है, आफ्टर दिस, जब नेट फोर्स हो गया 0, फिर ये कंडीशन होता है कि जब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्या, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब देखो यहां पे रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ स्फीयर, राइट, मतलब इस वाले की डेंसिटी। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, और ईटा तो आपको पता ही है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड मीडियम। ओके, अगर क्या हुआ कि अगर ये रो जो है, रो इज लेस देन, इफ रो इज लेस देन सिग्मा, राइट, लेस देन सिग्मा, अगर ये क्या हो जाएगा, अगर रो क्या है, सिग्मा से कम है, मतलब जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब अब जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ होगी। सिंपल सी बात है ना। और इससे हम वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन से भी हम समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करना चाहेगी, मतलब ऊपर की ओर आ जाएगी ये फ्लोट करने के लिए। तो पहले तो ड्रॉप करेंगे, थोड़ी सी नीचे आएगी, लेकिन फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर की ओर मूव करेगी, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, समझ में आ गई बात। तो यहां पे एक मिस्टेक हो गया था लिखने में, दैट इज 2/9 है, यहां पे मैंने गलती से जी लिख दिया था। ओके, कंफ्यूज नहीं करना, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई ईटा। ठीक है, 2/9 है। तो अब बात करते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को। ठीक है, तो 3 तरह के फ्लो होते हैं मेजरली। तो पहला क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या होता है कि ये अगर एक फ्लूइड मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, मूव तो नहीं बोलेंगे, फ्लूइड्स फ्लो। ओके, तो फ्लूइड फ्लो कर रही है तो उसके हर एक पार्टिकल की जो पाथ है वो क्या है, जो उसके प्रीसीडिंग पार्टिकल है उसके पाथ को वो फॉलो कर रही है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये है सी पार्टिकल, ये है बी पार्टिकल, ये है ए पार्टिकल। तो सी पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगी, बी भी उसी पाथ को फॉलो करेगी, ए भी उसी पाथ को फॉलो करके मूव कर रही है या फिर फ्लो कर रही है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फ्लो एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड फॉलोज द एग्जैक्टली सेम पाथ एज द प्रीसीडिंग पार्टिकल। ठीक है, एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब अगर इस पॉइंट को, मैं कह रहा हूं बी पॉइंट को, अगर बी पार्टिकल अगर सपोज कर रहे इस पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो है इसकी टेंजेंशियल। तो जब ये वाली ए पार्टिकल भी इसी पॉइंट पे आएगी तो उसकी भी वेलोसिटी होगी v2 और उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। समझ में आ रही है बात। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं कि इसको थोड़ा और हम कैसे समझ सकते हैं, तो विजुअली देखो, मैंने एक साइकिल वाला एग्जांपल लिया है। तो सपोज करते ये है हमारा पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, 4, 5, 6 ऐसे। ठीक है, तो ये पार्टिकल जिस पॉइंट में मोशन कर रही है, जिस पाथ को फॉलो कर रही है, बाकी के पीछे के जो भी पार्टिकल्स है वो भी सेम पाथ को फॉलो करके मोशन किया जा रहा है। तो इस तरह के फ्लो को कहा जाता है क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, दूसरी क्या आती है, लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो के बारे में हमने पॉइज़ुलीज इक्वेशन में ही समझा था कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, कोई हॉरिजॉन्टल कैपिलरी है, तो उसमें जो लिक्विड की जो मोशन होगी, स्टेडी अगर वो फ्लो कर रही है लिक्विड, तो उसकी फ्लो क्या है, लेयर्स में होगी। मतलब कुछ इस तरह से कोएक्सियल सिलेंडर्स की तरह वो बना के वो मोशन करेंगे। ठीक है, वो बना के वो मोशन करेंगे। और इस केस में लिक्विड की लेयर्स की जो वेलोसिटी होगी वो इस एक्सिस के, मतलब जिस सिलेंडर शेप को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ किसी एक सिलिंड्रिकल हॉरिजॉन्टल
कैपिलरी ट्यूब को, तो उसके सेंटर एक्सिस के पास जो लेयर्स होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू द जो लेयर्स इसके वॉल्स के पास होगी। ओके, तो लैमिनर फ्लो का एक अच्छा सा एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर लैमिनर फ्लो को अच्छे से विजुअलाइज करके हम ये देख सकते हैं ये रेस ट्रैक का। तो जैसे कि 100 मीटर डैश जो होती है या फिर 100 मीटर रेस जो होती है, उसमें हर एक ट्रैक पे एक एक पार्टिकल मूव कर रही होती है, राइट। एक एक इंसान या फिर कोई भी एक एक एथलीट मूव कर रहा होता है, जिसके एक डिफाइंड एक ट्रैक है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। वैसे ही यहाँ पे हर लेयर्स की एक एक अपनी एक सिलेंडर या फिर अपनी एक लेयर है जो कि एक कोएक्सियल सिलेंडर जैसी है। तो इस तरह से हम लैमिनर फ्लो को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब बारी आती है क्या, टर्बुलेंट की, टर्बुलेंट फ्लो की, जहां पे सब कुछ हो जाता है क्या, इधर का उधर। मतलब कोई लेयर्स मेंटेन नहीं है, कोई पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, सब कुछ आर्बिट्री है। और हर एक पॉइंट पे किसी अगर एक गिवन पॉइंट पे देखो तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हर डिफरेंट है, राइट। किसी भी का सेम नहीं है, मतलब एक केओस जैसा क्रिएट हो। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं क्या, टर्बुलेंट फ्लो। द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ डिफरेंट पॉइंट इज नॉट सेम एंड द मोशन ऑफ द फ्लूइड बिकम्स इरेगुलर और डिस्टॉर्टेड। ठीक है, इरेगुलर और डिसऑर्डर्ड। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, इस तरह के फ्लो ऑफ फ्लूइड्स को हम कहते हैं क्या, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब आती है बात कि क्रिटिकल वेलोसिटी की। देखो, एक जो लिक्विड है अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है तो वही सेम लिक्विड टर्बुलेंट फ्लो भी कर सकती है। कैसे, अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए तो। अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गया तो एक स्ट्रीमलाइन मूव करने वाली, स्ट्रीमलाइन फ्लो वाली भी टर्बुलेंट हो जाएगी। मतलब टर्बुलेंट फ्लो का कंडीशन क्या है कि जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है के ईटा बाई रो आर। क्या है, के ईटा बाई रो आर। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को समझते हैं अच्छे से। क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी क्या होती है, के ईटा बाय रो आर। ठीक है, ये क्या है, के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम मानते हैं। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड। ठीक है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब, इसे हम लेते हैं आर। तो अगर इस क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होगी तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी वेलोसिटी तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो यहां पे भी मैंने बताया कि स्ट्रीमलाइन से, ये देखो स्ट्रीमलाइन पहले होगी, स्ट्रीमलाइन से हो जाएगा टर्बुलेंट। ठीक है, ये एरो कंफ्यूजिंग है, स्ट्रीमलाइन से हो जाएगा क्या, टर्बुलेंट। ओके, समझ में आ रही है बात। अब बारी आती है रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस ऐसा एक नंबर है जिससे हमें पता चलता है लिक्विड के फ्लो के बारे में। इसके नंबर से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जो है, कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो हो रही है तो उसकी फ्लो कैसी होगी, उसकी फ्लो स्ट्रीमलाइन होगी, टर्बुलेंट होगी या फिर लैमिनर फ्लो होगी। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं कैसे, आर इक्वल्स टू इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस ड्रैग, इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस ड्रैग। तो इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस ड्रैग, इसको हम ऐसे डिराइव करके ये लिख सकते हैं, दैट इज रो वी डी बाय ईटा, रो वी डी बाय ईटा। ठीक है, रो वी डी बाई ईटा ये डिराइव करके आया है। इसका डेरिवेशन मैं नहीं दिखा रहा हूं बिकॉज इट इज ऑब्वियसली नॉट इंपॉर्टेंट इन जेई। तो रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। d है डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर वो फ्लो हो रही है उसकी डायमीटर, और ईटा है
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऑब्वियसली आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जो है ये एक नंबर ही आएगी, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों क्या है, फोर्स ही है, राइट। तो दोनों फोर्स है तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर आएगा। तो वो नंबर अगर 1000 से कम होता है रेनॉल्ड्स नंबर, तो हम क्या कह सकते हैं, सॉरी कम होता है ना, 1000 से अगर कम हो रहा है तो हम क्या सकते हैं, फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन होगी और लैमिनर हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर 1000 से 2000 के बीच में हो रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर इसके बीच में हो जा रहा है 1000 to 2000, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, नॉट माइनस, ओके। तो ये क्या हो रहा है, एक अनस्टेडी फ्लो हो रहा है, मतलब अभी तक पूरी ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं हुई है। अगर 2000 से ज्यादा हो जा रहा है रेनॉल्ड्स नंबर, तो ये क्या हो जा रहा है, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या क्या हो जाता है कि अगर एक लिक्विड है, लिक्विड भी हम किस तरह से लिक्विड को कंसीडर कर रहे हैं, अगर कोई फ्लूइड है जो कि है नॉन विस्कस, नॉन विस्कस फ्लूइड है, और जो कि अगर फ्लो कर रही है स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम लाइन में, और क्या है, जो कि है इनकंप्रेसिबल, ठीक है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमने लिक्विड का कंसीडरेशन किया है, और वो कुछ इस तरह के ट्यूब से फ्लो कर रही है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी कर रहा है, मतलब कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर छोटी है कभी बड़ी है, तो इस केस में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम डिराइव करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ द लिक्विड इज कांस्टेंट और इट्स सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन। मतलब भले ही इसकी वॉल्यूम फ्लो रेट या फिर इसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो छोटी है, बट इसमें से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पास होगी पर सेकेंड, वो क्या है, कांस्टेंट होगी, और चाहे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाते जाओ या घटाते जाओ। तो इसका हम ऐसे लिखते हैं कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है उसे हम सिंपली फ्लो रेट भी कह सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, इज कांस्टेंट। इस वॉल्यूम फ्लो रेट को हम सिंपली फ्लो रेट भी कहा जा सकता है, फ्लो रेट। समझ में आ गया। इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड जो कि एक स्ट्रीमलाइन अगर मोशन या फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है तो उसकी क्या है, ये वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होती है, और सिंपली फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट होती है। तो वी कैन सिंपली राइट A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अच्छा, ये V1 V2 क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट A1, और V2 है वेलोसिटी एट A2। मतलब यहां से हमारे पास क्या समझ में आ रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही कम होगा, ठीक है। मतलब वॉल्यूम जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है वो एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें कि लिक्विड की अगर डेंसिटी चेंज हो, कि यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρ1, यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρ2, राइट, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं है लिक्विड, तो हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ρ1 A1 V1 इक्वल्स टू ρ2 A2 V2, ठीक है। अगर यहां पे क्या लिखा मैंने कि इफ लिक्विड हैव
डिफरेंट डेंसिटी ठीक है, समझ में आ गई बात। ये था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन। देखो फ्लूइड डायनेमिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन, यहाँ पे भी कंसीडर क्या किया गया है कि लिक्विड जो है वो आइडियल है। आइडियल मतलब क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड है, ठीक है। साथ ही साथ वो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रही है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले वाले केस में मैंने बताया था एक इफ लिक्विड हैव डिफरेंट डेंसिटी, लिक्विड की डिफरेंट डेंसिटी कैसे हो सकती है कि अगर लिक्विड आइडियल नहीं है तो मतलब अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो उसको एरिया को अगर हम वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा देंगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, राइट। और सिमिलर केस इधर भी होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए एक डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड नहीं है तो, ठीक है। वैसे ही बर्नौलीज प्रिंसिपल में भी हमने कंसीडर किया है कि एन आइडियल लिक्विड जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में है तो वहां पे क्या होगा, द टोटल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट टू एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू द फ्लो। तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है A1, इसकी क्रॉस सेक्शन है A2, राइट। तो क्या क्या कांस्टेंट रहेगा, पहले तो आएगी प्रेशर एनर्जी जिसे हम लिखेंगे क्या, P से लिखेंगे, ठीक है। P से लिखेंगे क्या, प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो V स्क्वायर, जहां पे V क्या है, वेलोसिटी है, और रो क्या है, डेंसिटी है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और रो जी एच, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, टोटल एनर्जी मिला के क्या दे रही है, टोटल एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। देखो P को हमने लिखा क्या, प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, हाफ रो V स्क्वायर या फिर रो V स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है, रो जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। P को मैंने लिख दिया है, बाकी आप समझ सकते हो, ओके। और इसे, ये जो P है इसे हम स्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक प्रेशर। इसे हम डायनेमिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, समझ में आ रही है बात। तो ये तो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन आया, बट यहाँ पे आप जो H देख रहे हो ना, ये क्या है, हाइट है। हाइट कहाँ से हाइट लेंगे, देखो ये जो दो क्रॉस सेक्शन है इसके में अगर नीचे या फिर ग्राउंड से इसकी हाइट बताऊं तो इसकी हाइट है H1, दो डिफरेंट हाइट पे दो क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो हाइट डिफरेंस है यहां से यहां तक, दैट इज H2 माइनस H1, वो क्या है, H है। सो H2 माइनस H1 जो है वो क्या है, H है। समझ में आ रही है बात की हाइट क्या है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को, बर्नौलीज इक्वेशन को मैं अगर हेड फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या करूं, अगर मैं डिवाइड करता हूं बाय रो जी, अगर रो जी से डिवाइड करो तो मुझे क्या मिलेगा, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2 रो जी, ठीक है। डिवाइड कर रहा हूं बस, प्लस H, क्योंकि ऊपर नीचे रो जी कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू यहां पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रो जी, दैट इज अगेन अ कांस्टेंट, ठीक है। रो जी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट आ गया, इसे हम किस फॉर्म, ये क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेड फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सा फॉर्म, हेड फॉर्म, जहां पे ये क्या है, ये है प्रेशर है, ये है वेलोसिटी हेड, और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड, जो H जो है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो ये जस्ट एक अलग फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अगर हाइट 0 हो जाए,
इफ h इक्वल्स टू 0, हाइट 0 होने का मतलब क्या है? हाइट 0 होने का मतलब है कि दोनों ही सेम लेवल पे है। किस लेवल पे? सेम लेवल पे, मतलब H1 और H2 के बीच का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम लेवल पे, जस्ट लाइक ए हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। तो उस केस में क्या होगा? तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, या फिर अगर हेड फॉर्म में देखूं तो रो P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू रो जी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। समझ में आ गई बात कैसे हो रहा है? तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर h 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बचा? P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या था? P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अगर ऐसा हो कि इफ वेलोसिटी इज 0 तो कौन सा टर्म बचेगा? तो हमारे पास P प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? P प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, अगर वेलोसिटी 0 होती है तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हम बर्नौलीज इक्वेशन को समझे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, और इसके एप्लीकेशंस को मैं अभी बताता हूं। तो बर्नौलीज इक्वेशन या फिर बर्नौलीज थ्योरम का अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन आता है क्या? एयरप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट के बिल्डिंग में, मतलब कि इसको बनाने में जो बर्नौलीज इक्वेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। देखो क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप एयरक्राफ्ट के या फिर एयरप्लेन के अगर आप विंग्स को देखो, राइट, ये विंग्स को देखो, तो इसका अगर मैं साइड व्यू लूं, जस्ट इस क्रॉस सेक्शन का अगर व्यू लूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। क्या दिखता है यहाँ पे? कि इसके ऊपर वाला जो सरफेस है ना वो ज्यादा कर्व्ड है एज कंपेयर टू द लोअर, राइट। ऊपर वाले में ज्यादा कर्व्ड है, नीचे वाले में क्या? कम कर्व्ड है। ठीक है, तो इसमें बर्नौलीज इक्वेशन कैसे लग रही है या फिर बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है? देखो, ऊपर में कर्व ज्यादा होने की वजह से क्या हो रही है? ऊपर में हो जा रही है हाई वेलोसिटी। क्या हो जा रही है? हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी मतलब विंड जो आ रही है, देखो प्लेन क्या है? सीधी आ रही है, और विंड ऐसे है, राइट, इस तरह से सीधी आ रही थी, लेकिन जैसे इस कर्व सरफेस से टकराती है, इस विंग से टकराती है, तो क्या होती है? ड्यू टू ज्यादा कर्व, ड्यू टू मोर कर्व्ड इन द अपर सरफेस, इसकी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी होती है विंड की, जो कि ऊपर महसूस होती है, और एक लो वेलोसिटी का विंड होता है जो इसके नीचे महसूस होता है, बिकॉज यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ज्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ हाई वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? अगर वेलोसिटी हाई कब होती है? मैंने इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में या फिर बर्नौलीज थ्योरम में समझाया है कि हाई वेलोसिटी तभी पॉसिबल है जब लो प्रेशर होगा। तो मतलब ऊपर हो गया प्रेशर लो, ठीक है, और नीचे क्या है? लो वेलोसिटी। लो वेलोसिटी का मतलब हाई प्रेशर, ठीक है, लो वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है? हाई प्रेशर। अब ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर, तो अब क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये जो बॉडी मूव कर रही है, जो विंग्स है या फिर एरोप्लेन ये मूव कर रही है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब इससे एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है उसके ऑपोजिट साइड मूव करें। यहाँ पे क्या है? प्रेशर हाई है, राइट, तो इसे ऊपर की ओर लिफ्ट करेगी ये। सो इसी वजह से एरोप्लेन जो है वो ऊपर की ओर लिफ्ट कर पाती है, एक हाइट मेंटेन कर पाती है और मूव कर पाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि कैसे एक एरोप्लेन लिफ्ट होता है? सो ये मैकेनिज्म काम आता है इसके लिफ्टिंग में। ठीक है, वैसे सिंपल सी अगर बात करो कि जैसे घर के रूफ्स होते हैं ना, घर के रूफ्स होते, राइट, इस तरह से घर के रूफ्स वगैरह बने रहते हैं, तो ये क्या होती है? जब तूफान वगैरह होती है तो क्या होता है कि इसके घर के रूफ जो है वो उड़ जाती है ना। बहुत बार देखा होगा, खासकर गांव में जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रूफ्स लगाए रहते हैं, क्या होती है जब तूफान वगैरह आती है, साइक्लोन आता है, तो हवा के वजह से इसकी ये जो छत है वो उखड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? फिर भी वही सेम रीजन, यहाँ पे देखो कर्व सरफेस यहाँ पे ज्यादा है, राइट, तो यहाँ से विंड जाने वाली क्या हो गई? हाई वेलोसिटी की विंड हो गई,
हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी का मतलब हो गया लो प्रेशर, और नीचे क्या रह गया, नीचे हाई प्रेशर, राइट, नीचे क्या रह गया, हाई प्रेशर। अब नीचे से हाई प्रेशर लग रही है और ऊपर क्या है, लो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली ये उखड़ जाएगी, राइट। तो सिंपल सा फेनोमेना है, सिंपल सा डेली लाइफ में जो हम देखते आ रहे वही सब चीजें हैं जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का या फिर बर्नौलीज इक्वेशन का यूज हो रहा है। वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर क्या है, वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो वर्क करती है ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। ये डिवाइस क्यों यूज करते हैं, एक लिक्विड की जो कि है कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की स्पीड ऑफ फ्लो और फ्लो स्पीड को जानने के लिए हम उसे वेंचुरीमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो फ्लो ऑफ स्पीड मतलब कि इसका रेट ऑफ फ्लो भी हम जान सकते हैं, दैट इज द सिमिलर थिंग, राइट। तो वेंचुरीमीटर को यूज किया जाता है। कैसा है ये वेंचुरीमीटर, कैसे काम करता है, देखो दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बीच में एक थ्रोट है और इसके नीचे ये जो लगा है ना, ये क्या है, एक U2 मैनोमीटर लगा है, ठीक है। U2 मैनोमीटर हम क्यों यूज करते थे, प्रेशर डिफरेंस को जानने के लिए, ये तो पता ही है, राइट। तो इसका भी डेरिवेशन है कि कैसे हम इसके वेलोसिटी को निकाल सकते हैं और वॉल्यूम फ्लो रेट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या है, हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट। डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस इसका डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हो मैं वो भी बता देता हूं। बर्नौलीज इक्वेशन से, बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, यहां पे आपको प्रेशर डिफरेंस, यहां पे आपको प्रेशर निकालनी है, यहां पे आपको प्रेशर निकालनी है, फिर प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 करके जो भी एक्सप्रेशन आएगा, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम जानते हैं A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, तो वहां से हम वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दिस, ओके। और ये U2 मैनोमीटर से हम प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज P2 माइनस P1, ओके। अब देखो यहां पे दो अलग अलग लिक्विड ली जाती है। मैनोमेट्रिक लिक्विड वो लिक्विड है जिसको मैनोमीटर में दिया जाता है, रखा जाता है, और एक लिक्विड जिसकी हमें स्पीड निकालनी है या फिर जिसकी फ्लो रेट निकालनी है, उसे हम इस ट्यूब से फ्लो करवाते हैं, राइट। तो मैनोमेट्रिक लिक्विड की जो डेंसिटी होती है दैट इज रो m, राइट, density of liquid in U tube, ठीक है। देखो वेंचुरीमीटर से बहुत सारा क्वेश्चन तो पूछा जाता नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये दो फॉर्मूला पे ही बेस्ड होते हैं। ये क्या है, ये है वेलोसिटी की फॉर्मूला, वेलोसिटी की फॉर्मूला। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, यही हम कह सकते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। A1 A2 ये इंटू रूट अंडर 2h इंटू रो mg बाई रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इसकी जो डेंसिटी है वो है रो, इसकी जो डेंसिटी है वो है रो m, ठीक है। हाइट क्या है, ये जो हाइट डिफरेंस है आप देख सकते हैं, हाइट डिफरेंस जो है ये वाला हाइट डिफरेंस ये है h, ठीक है। और क्या है A1 A2, A1 है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, A2 है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया। V1 क्या है, वेलोसिटी एट दिस एंड, और V2 क्या है, वेलोसिटी एट दिस एंड, ठीक है। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 होता है, तो हम अगर V1 भी निकाल ले तो हमें बाकी V2 क्या हो गए उधर से वो भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो ये है दो इक्वेशन, एक है वॉल्यूम फ्लो रेट का, वेलोसिटी का क्या है रूट अंडर 2h रो mg बाई रो m मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द मैनोमीटर बाई रो इंटू रूट अंडर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 माइनस 1/2, ओके। समझ में आ गई बात। टॉरिसिलिस थ्योरम, और जिसे हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी कहते हैं। टॉरिसिलिस थ्योरम क्या कहता है कि द स्पीड एट विच फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम एन ऑरिफिस, ऑरिफिस क्या होता है कि एक छोटा सा होल, इसे हम कहते हैं ऑरिफिस। एक अगर टैंक पूरा भरा हुआ है पानी से, उसमें अगर छोटा सा होल उसे हम कहते हैं क्या, ऑरिफिस, इज इक्वल टू द स्पीड इट वुड डिसेंड फ्रीली फॉर अ डिस्टेंस इक्वल टू द फ्री सरफेस हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द अपर्चर। मतलब देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक टैंक है उसमें एक छोटा सा छेद रहता है, तो उसमें क्या हो गया, अगर पानी भरा है या फिर कोई भी लिक्विड भरा है तो उस छेद से क्या होगी, वो लिक्विड क्या है, निकलेगी, राइट। तो निकलेगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी वो, राइट। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी,
इसकी वेलोसिटी कि ये टैंक है, इसके ऊपर की हाइट क्या है, h, ठीक है। तो अगर मैं इसी h हाइट से किसी एक बॉडी को फ्री फॉल करवाऊं, ठीक है, एक बॉडी है मेरे पास और वो किसी हाइट h पे है, तो यहां से मैं क्या किया, फ्री फॉल करवाया। फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जस्ट वो फॉल हो रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब वो ग्राउंड पे रीच करेगी जस्ट उसके पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी होगी, तो वो हम जानते हैं v इक्वल्स टू √2gh। तो टॉरिसेलिस थ्योरम भी यही कहता है कि अगर किसी एक हाइट h से अगर कोई ऑरिफिस बना है, h कहां से हाइट लेनी है, तो वाटर के सरफेस के ऊपर से, मतलब सॉरी, वाटर के सरफेस से उस ऑरिफिस तक जो हाइट है वो है h हाइट। तो अगर इसी सेम हाइट से, अगर h हाइट से कोई अगर पानी नीचे गिर रही है तो उसकी भी वेलोसिटी इसके जितनी होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स और स्पीड ऑफ ई फ्लक्स दैट इज v इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, √2gh, ठीक है। हाइट कौन सी वाली है, ये ऑरिफिस से ये वाली हाइट है, ये है स्मॉलेस्ट, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहां देखो, अगर मुझे वेलोसिटी मिल गई तो मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी रेंज तक जाएगी और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इसकी रेंज होगी, ठीक है। तो देखो, अगर वर्टिकल यहां से अगर हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये हो जाएगी h माइनस h, राइट, h माइनस h, ओके। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं निकालना चाहूं, पहले मैं बात करता हूं कि मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी ये दूरी ट्रेवल करेगी, कितना डिस्टेंस रहेगा इसका। तो कैसे लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a की जगह पे यहां पे लिखेंगे क्या, gt स्क्वायर, ठीक है। ये s कितनी है, ये वाली हाइट है, राइट, ये वाली हाइट है, वर्टिकल हाइट हम निकाल सकते हैं, दैट इज h माइनस h डैश, सॉरी h माइनस स्मॉल h, ओके, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, फ्री फॉल जैसा ही हो रहा है, प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू, अच्छा h माइनस h को मैं h डैश कंसिडर कर लेता हूं, तो 2h डैश बाई, सॉरी 2h डैश बाई g का रूट, ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, वेयर आई हैव कंसिडर h माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू h डैश, ठीक है। देखो ये हो गई बात, टाइम मेरे पास आ गया, तो ये क्या निकला, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस निकल जाएगी, ओके। अब बात करते हैं, अगर वर्टिकल डिस्टेंस निकलेगी और साथ ही साथ टाइम पीरियड ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो टाइम में लिख देता हूं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम किसके टाइम लगा कि उसे ऊपर से वाटर को नीचे पहुंचने तक में कितना टाइम लगेगा, ओके। अब बात करते हैं, अगर इस रेंज r की मैं बात करूं, ये जो रेंज r है कि इस टैंकर से कितनी दूरी पे गिरेगा वो पानी की बूंद या फिर वो जो वाटर है जहां जो ऑरिफिस से निकल रही है, वो कैसे मैं निकालूंगा। तो ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस अगर मैं लिखूं r इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम t, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, √2gh, और टाइम क्या है, दैट इज √2gh डैश बाई, सॉरी 2h डैश बाई g, 2h डैश बाई g। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे देखो 2 जो कि हो जाएगी 4 और वो रूट के बाहर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2h डैश, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बहुत ही इजी सा एक कंसेप्ट था टॉरिसेलिस थ्योरम का, जहां से हमें क्या पता चला कि ये इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और हमें क्या पता चला कि हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर वर्टिकल हाइट या फिर वर्टिकल रेंज हम निकाल सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खत्म होता है, और इसके बाद हम इस सॉल्व करेंगे इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नर हब के साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट